नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। कल इस सरकार का आखिरी बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आए और कहा कि उन सांसदों के पास पश्चाताप का मौका है जो सदन में आदतन हुड़दंग करते हैं। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत भी राम राम कहकर की और संबोधन का अंत भी राम राम कहकर किया। उधर सदन में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की एक एक कामयाबियां गिनाई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति को देने के लिए यह एक चुनावी भाषण लिखा गया था जो सीधे तौर पर एक तरफा था। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति ने कई दशकों के काम और मोदी सरकार के काम में फर्क बताया, तो विपक्ष ने भी रोजगार और महंगाई समेत कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की अड़ी में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का यह बयान सुनना चाहिए। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। फिर आप सभी को मेरा राम राम। तो प्रधानमंत्री ने राम राम से अपने इस संबोधन की शुरुआत की। राम राम पर उन्होंने अपने संबोधन का अंत किया। बीच में उन्होंने एक नसीहत दी और पीएम की नसीहत के बाद दिल्ली में सर्द मौसम के बावजूद राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई। सुनिए। ये 10 साल छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हुड़दंग करने वाली फिर कोई पार्टी नहीं बचेगी। हुड़दंग शब्द से मुझे घोर आपत्ति है। लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, ये हुड़दंग नहीं होता कि हुड़दंग करने वाले सांसदों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए और गालीबाज सांसदों के ऊपर प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी के जो गालीबाज सांसद हैं उनको बजाय प्रमोशन देने के उन पर कोई कार्रवाई करे। जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है उससे परिवर्तन स्वयं देखने को मिलता है। लोगों के जीवन में जिस तरह के सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई हैं, बहुत बड़े परिवर्तन देश में हुए हैं, जिससे देश के लोगों का विश्वास और भरोसा मोदी सरकार के प्रति बढ़ा है। देश के प्रति आकर्षण पूरी दुनिया में बढ़ा है। उस दृष्टि से वही सारी बातें माननीय राष्ट्रपति जी ने एक प्रमाणिक मंच पर प्रामाणिक तौर पर कही है। अब उस पर भी कोई अगर प्रश्न चिन्ह उठाता तो स्वाभाविक है, उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो देखिए आज की बहस क्या है। आज की बहस है 10 साल का हिसाब, बिगड़ी विपक्ष की किताब क्वेश्चन मार्क और आदतन हुड़दंग से बैकफुट पर विरोधी। दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह आदतन हुड़दंगियों का जिक्र किया और कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से 10 साल का हिसाब दिखा, इस दोनों पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें दिखा देते हैं। वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखे हैं, ये आप देख लीजिए। देखिए आज जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण शुरू किया, उसमें राम मंदिर का जिक्र आया, उसमें धारा 370 हटाने का जिक्र आया, विस्तारवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, ट्रिपल तलाक, महंगाई, बिग विजन, विकसित भारत, सामाजिक न्याय, रक्षा, कोविड-19, विदेशों में भारत का डंका, G20 का सफल सम्मेलन, इन तमाम चीजों का आज राष्ट्रपति ने इस बारे में जिक्र किया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो एक पैनल है, जल्दी से मैं उस पर आपको बताता हूं। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शाजिया आलमी हैं बीजेपी से, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से, वारिस पठान हैं AIMIM से। आप सभी का स्वागत है और शुरुआत शाजिया आलमी आपसे ही। शाजिया, ये क्या है, आप किसको आदतन हुड़दंगी कह रहे हैं?
क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपने पूरी की पूरी फहरिस्त गिनाई है, क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है, क्या भारत की तस्वीर बदल रही है, क्या संकल्प है और संकल्प की किस तरह से सिद्धि हो रही है। ये लगातार 10 साल में हमने देखा है हर एक राज्य में। और हमारा जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। और आपने देखा आज जिस भाषण का, जिस तकरीर का आपने जिक्र किया है हमारे राष्ट्रपति जी का, आपने सुना उन्होंने कितने विस्तार से बताया है कि क्या कुछ हुआ है हर एक क्षेत्र में, हर एक स्तर में, सबके लिए। अब उसके सामने आप देखिए विपक्ष की क्या रही है इस बीच में। क्या विपक्ष होने के लायक भी वो हैं कि उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ कहा जा सके? अगर आप देखेंगे भी पूरे कार्यकाल में जो अंतर रहा है, एक तरफ यूपीए 1, यूपीए 2, या फिर इधर एनडीए या मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार, आप देखिएगा जमीन आसमान का अंतर है। और मुझे लगता है कुछ इसी तरह से इशारों में, और ना सिर्फ इशारों में, साफ तौर पर ये नहीं, लेकिन बात मैंने आपसे जाहिर है पूछा कि आदतन क्या अंतर हुड़दंगी है दोनों किसको के कह बीच रहे हैं में। आप? जी, शायद मैं सुन नहीं पाई थी आपकी बात को। तो कौन है आदतन हुड़दंगी? कौन हंगामे करता रहता है? आप देखिए, एक मन बनाकर प्रायोजित तौर पर कि हम लोग जो है किसी तरह से सेशन को नहीं होने देंगे और एक कोई मुद्दा उठाएंगे और उसको लेकर सुनियोजित तरीके से एक पुरानी साजिश के एक बनी बनाई साजिश के तहत इतना हंगामा करेंगे कि कोई भी सेशन नहीं होगा। और फिर कहने को क्या होगा, देखिए, और हम कोशिश करेंगे पूरी और कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमें निकाला जाए संसद से। और जब हमें निलंबित किया जाएगा तो हम रोना रोएंगे, देखो ये सरकार कैसी है, कितनी फैसिस्ट है, बोलने नहीं देती। तो ये तो एक साजिश के तरीके से हो रहा है, क्योंकि बार बार हमने देखा है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं। कोई एक मुद्दा को लेकर हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप लोग काम नहीं होने देते, आदतन हुड़दंग करते हैं, और जब आपको निलंबित किया जाता है तो आप फिर सवाल उठा देते हैं सरकार पर ही। ये आपके लिए पश्चाताप का मौका है, करेंगे पश्चाताप? ये पूरा देश देख रहा है कि संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर के साथ किसने जो है सबसे ज़्यादा भद्दा मजाक किया। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जब बोलने के आज़ादी पर प्रश्न लगाने का प्रयास करते हैं, मणिपुर जैसे मुद्दों पर जब चर्चा नहीं होने देते, सबने देखा है कि कैसे किसानों का बिल मार्शल के बल पे पास कराया जाता है, किस तरह से लगातार इस मंदिर में जो है हंगामा करने का प्रयास कहीं ना कहीं पहली बार हुआ है ऐसा कि सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। 126 सांसदों का निलंबन, उसी मंदिर पर जब हमला होता है, उस हमले की जांच की बात की जाती है, जिसमें भाजपा के लोगों का कहीं ना कहीं संलिप्तता सरेआम पाई जाती है, उस सांसद का निलंबन नहीं होता। तो ये क्या दर्शाता है? ये सबने देखा, 26 मिनट 18 बिल पास हो जाते हैं। ये कैसा बहस, डिबेट, डिस्कशन का मामला है। मुद्दों को लगातार जो है कहीं ना कहीं भटकाने का, ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाता है। भाई, मणिपुर, महंगाई, बाकी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर चर्चा हमेशा होनी चाहिए थी और होती रही है। लेकिन मोदी जी के काल में सिर्फ एक ही चर्चा हो सकती है, वो मोदी जी की चर्चा हो सकती है। इसके अलावा किसी की चर्चा की ये अनुमति नहीं देते। 164 के तहत, 267 के तहत हम लगातार प्रयास करते हैं कि नियम के दायरे में रह करके चर्चा हो, जो संसदीय प्रक्रिया है। आप कह रहे हैं आप नियम के दायरे में रहकर चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप आदतन हुड़दंग करते हैं, और आपके लिए ये अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का मौका है, क्योंकि इस सदन का, इस लोकसभा का ये आखिरी सत्र है, इसके बाद तो चुनाव होने। वारिस पठान, आपने क्या टेक अवेज लिए? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आदतन हुड़दंग की बात की और जिस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण आया, एआईएमआईएम की इस पर क्या लाइन है? सुनील साजन भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन वारिस पठान पहले आप। देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी बोलते हैं, मगर क्या उनके जो बेलगाम घोड़े छोड़ दिए उन्होंने, वो सुनते हैं क्या उनकी बात? जो लोकसभा है, ये तो मंदिर बोला जाता है। ये लोकतंत्र का एक मंदिर है, जहाँ से फैसले होते हैं। लोग अपने अपने लोगों को चुन के वहाँ भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं,
उसी के अंदर बीजेपी के ही थे ना रमेश भिदूरी, लोकसभा के सांसद, उन्होंने खड़े होकर किस तरह से बेअदबी की थी एक मुसलमान एमपी की, दानिश जी की, कितने भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनके खिलाफ, क्या क्या नहीं बोल दिया था, पूरी मुसलमान कम्युनिटी को उन्होंने वहां पर खड़े रह के गाली बक दी थी। क्या हुआ उनके खिलाफ? कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनको तो प्रमोशन दे दिया गया, बाद में प्रभारी बना दिया, कबड्डी एसोसिएशन का ये बना दिया गया था इंचार्ज। तो किस तरह की आप उम्मीद करते हो कि मोदी जी क्या करें? अभी भी मैं आपको बता रहा हूं अग्रवाल जी, आधे घंटे पहले मैं आया हूं, अभी जस्ट मोदी जी ने क्या कहा था, मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई जेएसआर के नारे नहीं लगाना चाहिए। आधे घंटे पहले मुंबई जैसे शहर के अंदर बाईकल्ला, जहां से मैं एमएलए था, वहां पर कल रात की घटना है। 3 लड़कों ने पकड़ा मुसलमान को, दाढ़ी टोपी देखकर उनको रोका, मारा, 15 साल की छोटी बच्ची को मारा, जेएसआर के नारे लगाने के ऊपर, नहीं लगाया तो उनको मारम पिट्टी किया। बहरहाल पुलिस ने काफी अच्छा एक्शन लिया है, स्टेप लिया, एफआईआर रजिस्टर किया है, उनको अरेस्ट भी किया है। मगर क्यों नहीं सुनते हैं लोग? क्यों नहीं सुनेंगे? मोदी जी बोलते हैं, मगर महाराष्ट्र की सरकार तो सो रही है। महाराष्ट्र में तो उन्हीं के सीएम है, फडणवीस जी होम मिनिस्टर है। ये लोग अलाउड करते हैं बाहर से लोगों को बुलाकर, हिंदू महासभाओं के नाम के ऊपर उकसाया जाता है लोगों को, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जाता। हम बोलते हैं एफआईआर करो, एफआईआर करके अरेस्ट नहीं किया जाता। तब जाके उनके जो फुट सोल्जर्स होते हैं इस तरह की घटनाओं को हर दिन अंजाम देते हैं। आज की ये बात है, मैं अभी वहां से आ रहा हूं, हमने एफआईआर किया, अरेस्ट कराया, तो कब तक ये चलेगा? किसने बोला इस तरह के नारे लगाने के लिए? अरे शराब के नाम पर भी आप भगवान राम का नाम ठीक है, जवाब दीजिए शाहजी आलमी, फिर मैं सुनील साजन के पास आऊंगा। जवाब दीजिए रस्तों के ऊपर। शाहजी आलमी, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जवाब देना है, एक एक चीज का जवाब देना है। मुझे लगता है वारिस भाई, मोदी के फुट सोल्जर ही नहीं मानते। रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए वारिस पठान। शाहजी आलमी, पीएम मोदी की बात, पीएम मोदी के फुट सोल्जर ही नहीं मानते। अच्छा वारिस भाई, आपका नाम अभी भी वारिस है, आपको भी इसका अंदाजा होना चाहिए और आभास होना चाहिए। सबसे पहले वारिस भाई बहुत परेशान है। बात हो रही है पार्लियामेंट की, और ये बात किसकी कर रहे हैं? कल जो वाकया हुआ। अच्छा, कल के वाकये के बारे में भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने किस तरह से ना सिर्फ संज्ञान लिया लेकिन अरेस्ट किया। लेकिन बाद में क्या कह रहे हैं? कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अपनी ही बात को, आप अपनी ही बात को झुटला रहे हैं। तो अब मैं आपकी बात को क्या झुटलाऊंगी जब आपने अपनी भाषण दे रहे हैं, चुन चुन के मारेंगे, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? कैसे बात कर पाएंगे? उनके बोलने की वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कैसे बोलेंगे? अरे कैसे बोलेंगे? भाषण के आप एक मिनट, एक भाषण तो और भी था। एक मिनट रुकिए। चीजों को आप लोगों की वजह से बढ़ावा मिलता है ऐसे लोगों को। वारिस पठान, एक भाषण तो और भी आया था, आपको याद होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे हमारी ताकत क्या है। याद है आपको भाषण? पुलिस को हटा दो थोड़ी देर के लिए और देखना आगे क्या होगा। अरे हम पे तो केस हुआ, इन पे तो केस भी नहीं हो रहा है। ये तो 5 मिनट के लिए बोले पुलिस को हटा दो, सबको खत्म कर देंगे। इनकी बीजेपी के एमएलए ने कहा रोड में खड़े रहकर, कोई एक्शन नहीं, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। 5 मिनट का बोला उन्होंने, तो कोई एक्शन क्या करेंगे? एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ। बोलने तो मार डालो सबको, 5 मिनट खड़े सामने मार डालो सब। चाहे वो मीरा रोड की बात हो या बायकुला। अरे भाई कैसे बोल पाएंगे? आप जहर यहाँ उगलते हैं, आप जहर ही उगलते हैं, आपका काम ये है, और आप सुनते नहीं है। क्या जहर उगल रहे हैं? आप जानते नहीं क्या है रूल ऑफ लॉ। आपको कोई भी आयदा नहीं है। ये कैसे बात हो पाएगी लगातार? आज डिबेट भाईकला पे नहीं है, लेकिन रुकिए। आज डिबेट भाईकला पे नहीं है, आज डिबेट है बजट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और आज डिबेट है प्रधानमंत्री के बयान पर। हुड़दंग करने वाले सांसदों के पास पश्चाताप का मौका इस पर। बताया मोदी के राज में ऐसा हो रहा है। मैं तो अब आपने बोल लिया वारिस पठान, आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए ना। आपने बोल लिया। शाहजी आलमी, आपके जब आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोल रही थी। शाहजी आलमी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुनील साजन। नहीं, मैंने जवाब दे दिया। मुझे लगता है खुद भी कंफ्यूज है और अपनी ही बात का विरोध कर रहे हैं। इनकी बात में खुद भी इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि वो खुद जानते हैं। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता उनकी बात मानते नहीं है। नहीं, तो आप जब एक्शन लेता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे भी है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और अगर सभा की स्टेट पुलिस संज्ञान नहीं लेती है तो वो गलत है। आप उससे प्रधानमंत्री जी मोदी से कैसे जोड़ेंगे? और दूसरी बात, इससे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही है, आप बताइए, मणिपुर क्या अमित शाह नहीं बोल रहे थे? क्या एमएचए के अंडर नहीं आता था वो पूरा मामला? क्या आपने बोलने दिया? पेगासस में आपने हंगामा किया मिलकर, क्या आपको हंगामा करना था? क्योंकि हंगामा खड़ा करना ही मकसद था, तस्वीर बदलना मकसद था नहीं। आपने क्या किया? हंगामा क्यों किया आपने? और जब बात आई अपने अपने फोन देने की, राहुल गांधी क्या हुए? दुबक के निकल लिए।
तो आप बताइए फार्म लॉस में क्या हुआ? बार बार कहा गया कि आके सुनिए, गुजारिश की गई, बुलाया गया, स्पीकर ने हाथ पैर जोड़े कि आप आइए। क्या किया आपने? आपने स्पीकर तक का मजाक उड़ाया। अरे राहुल गांधी देखते रह गए किस तरह से टीएमसी के नेताओं ने बाकायदा मजाक उड़ाया देश के वाइस प्रेसिडेंट का और राज्यसभा के सभापति का। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं क्या नियम होते हैं? शायद वारिस भाई को पता नहीं होगा, लेकिन ठीक है, मैं इस पे आगे बढ़ता हूं। ओके, मैं इस पर आगे बढ़ता हूं। सुनील साजन, वो जानता है क्या पोस्टर लेके नहीं आ सकते? ठीक है, मैं उस पर आज बहस उस पर नहीं तो उस पर नहीं जाते। सुनील साजन, मुझे ये बताइए, 400 सीट की गारंटी, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो 10 सालों में मोदी सरकार में हुआ वो कई दशकों में नहीं हुआ, और यही वो कामकाज है जो मोदी सरकार लेकर जाएगी लोगों के बीच। आप यानी समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया, आपका विपक्षी दलों का गठबंधन, आपके पास इसका क्या जवाब है? देखिए गौरव जी, मुझे लगता है कि जो लोग भी संसद की या सदनों की कार्यवाही को जानते हैं या अध्ययन करते हैं या समझते हैं, वो जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या राज्य में गवर्नर का अभिभाषण हो, वो सरकार को लिख करके देती है। उपलब्धि, अपने बखान, और वही महामहिम राष्ट्रपति को मजबूरी है करना पड़ता है। राज्यों में गवर्नर पढ़ते हैं। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10 साल का हिसाब एमपी को देना पड़ेगा, तो क्या केवल सांसद को 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी को हिसाब नहीं देना पड़ेगा? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे, अच्छे सपने दिखाए थे, इन्होंने कहा सीमाएं सुरक्षित होंगी, क्या सीमाएं सुरक्षित हैं? क्या देश की संसद सुरक्षित है? क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेरोजगारी कम हो गई? क्या जो नफरत का माहौल उसमें बीजेपी का योगदान नहीं है? तो बीजेपी अपने मुद्दों से नहीं भाग सकती। क्या काला धन रुपए आ गया है? क्या स्मार्ट सिटी बन गई है? क्या सुनील साजन, ये सवाल विपक्ष को पूछने का अधिकार है, लेकिन आपने एक बात जो सबसे पहले कही ना कि मजबूरी होती है राष्ट्रपति की सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ने की, तो 10 साल यूपीए की सरकार भी थी, तो वहां भी मजबूरी थी राष्ट्रपति का वो अभिभाषण पढ़ने की। देखिए, मैंने सबसे पहले गौरव जी यही कहा कि किसी की सरकार हो, भारत सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, जो सरकार लिखकर, तब फिर जब आप इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम इतने अच्छे से समझते हैं, तो फिर आप यानी विपक्षी नेता इस अभिभाषण को चुनावी अभिभाषण की कैटेगरी में क्यों खड़ा कर देते हैं, जब आपको मालूम है कि जो सरकार लिखेगी वही राष्ट्रपति को पढ़ना है? तो क्योंकि आपकी सरकार में भी राष्ट्रपति पढ़ के गए हैं। ठीक बात है। देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? सरकार का आईना अगर कोई होता है तो विपक्ष होता है। सरकार को विपक्ष के सामने खड़े होकर के अपने चेहरे को देखना चाहिए, विपक्ष को निष्कासित करके नहीं चेहरा देखना चाहिए। तब तो समझ में आएगी सरकार को कि आईने में धूल है कि चेहरे में धूल है। तो ठीक है, फिर जवाब दीजिए अजय उपाध्याय। ओके डॉक्टर अजय उपाध्याय, फिर विपक्ष को, अगर विपक्ष आईना है तो विपक्ष अपना चेहरा भी तो आईना में देखता होगा ना। विपक्ष ये भी देखता होगा कि जब हम पक्ष में थे, जब हम सरकार में थे, तो हमारे समय में भी राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ते थे, उसमें भी बोलते थे मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार की उपलब्धि है, या नहीं बोलते थे? देखिए गौरव जी, जो भी सरकार होती है ये संवैधानिक प्रक्रिया है, और हम संवैधानिक प्रक्रिया का सदैव जो है मान सम्मान रखने वाले लोग हैं, परंपराओं का मान सम्मान रखने वाले लोग हैं। मौलिक और मूल्य जो मर्यादा है लोकतंत्र में, ये परिपाटियों का एक श्रृंखला है, और ये सारी श्रृंखलाएं जो है कहीं ना कहीं आज से नहीं वर्षों से आई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण या दोनों सदन में जो ज्वाइंट सेशन होता है, ये संवैधानिक प्रक्रिया का ही एक पार्ट है। अब ये अलग बात है कि वर्तमान सरकार राष्ट्रपति से झूठ बोलवाना चाहती है या सत्य कहवाना चाहती है। जिन तरह के आंकड़े दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, आज के सरकारों के द्वारा, पहले भी सुनिए ना, पहले भी जो सरकारें थी वो भी राष्ट्रपति नहीं, आपने बड़ी सीरियस बात कह दी डॉक्टर अजय उपाध्याय। झूठ बुलवाना चाहती है सरकार, मतलब बोले जाते हैं। हाँ सुनिए, जैसे देश में कर्ज कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आर्थिक उत्थान आपका हो रहा है। देश में गरीबों की हालत दयनीय है, महंगाई बेरोजगारी से लोग डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आपको बीच में नहीं टोकता, फैक्ट पे आप बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कौन सा झूठ बोला गया, ये तथ्यों के साथ बता सकते हैं आप? तथ्य बताइए कि राष्ट्रपति ने आज कौन सा झूठ, राष्ट्रपति के भाषण में कौन सी बात गलत थी? तथ्यों के साथ
तथ्य यही है कि देश में आर्थिक विकास चरम पर है, लेकिन आर्थिक विकास के दूसरे जो पैदान है, दूसरा आईना जो है वो है कि देश की कहीं ना कहीं कर्ज जो है 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया सिर्फ इसी 10 साल में। ये सरकार उस पर कुछ मुख बंधक बनी हुई है, कुछ नहीं बोलती है। तो राष्ट्रपति ने ये बात कही है क्या अपने अभिभाषण में? 6 साल में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में क्या ये बात कही डॉक्टर अजय उपाध्याय? सुनिए, मैं यही बोल रहा हूं कि इन पक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा जो सरकार अपना चंगा सी दिखा रही है, सरकार उन पक्ष को सिर्फ दिखाना चाहती है। 96% यदि बच्चों पर अत्याचार हुआ है, चेंज कर गए, ये भी अब आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर गए। अभी आप कह रहे थे कि ये सरकार को तय करना है कि वो राष्ट्रपति से झूठ बुलवाना चाहती है या सत्य बुलवाना चाहती है। अब आप कह रहे हैं कि ये सरकार चंगा सी दिखाना चाहती है। शब्दावली बहुत मायने रखती है और प्रवक्ताओं को शब्दावली बहुत अच्छे से चुनकर इस्तेमाल करनी चाहिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्योंकि आपने बहुत सीरियस बात कही है। गौरव जी मैं फिर कह रहा हूं कि बेरोजगारी और महंगाई से देश की कमर टूट रही है। ये सरकार जो है अभिभाषण में भी इसकी कोई जिक्र नहीं करती कि महंगाई और बेरोजगारी क्यों इस कदर बढ़ गई है। आर्थिक हालत खराब है, लेकिन दिखा रहे हैं जैसे कि हम सब ठीक चल रहा है। तो यही तो झूठ हुआ, और क्या झूठ होता है? लोग महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, उस पर राष्ट्रपति अभिभाषण में एक शब्द नहीं है। यही तो झूठ है, और क्या है? काला धन आ गया क्या, इस पर कोई चर्चा होती है? बात नहीं करना और बात गलत करना दोनों में बड़ा अंतर है भाई साहब। सरकार ने वादे बात नहीं करना ये आप कह सकते हैं कि बात नहीं हो रही है, बात गलत करना, बात झूठ बोलना, इसमें तो बहुत अंतर है। खैर शाहजेल भी जवाब देंगे, शाहजेल भी जवाब दीजिए। अजय उपाध्याय, आपके सीरियस आरोपों का जवाब बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी देंगी, उनसे जवाब ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। शाहजेल में बोलिए। जरूर 10 सेकंड मुझे सिर्फ 10 सेकंड लगाने में माहिर हैं। दो बातें सुन लीजिए आते हैं, अभी और मौका मिलेगा आपको। सुन लीजिए। सत्य को नहीं बोलना भी झूठ हो गया, आपने बहुत देर बोला, आपने बहुत देर बोला। नहीं मुझे बोलने दीजिए। अरे नहीं, अरे भाई कितना बोलेंगे आप? सुन रहे हैं आपकी तकरीर को लगातार एक भाषण की तरह, एक रिकॉर्ड जो अटका हुआ है, बार बार वही जो राग अलापते हैं वही अलाप रहे हैं। सुनिए तो आप। अरे बोलिए भाई। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ, आपने उठाए सारे मुद्दे, आपने राफेल, अरे मुद्दे पे राहुल गांधी ने राफेल पर उठाया था ना 2019 से पहले, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा था ना, क्या बातें कही थी, चौकीदार चोर है, क्या हुआ? उसका माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? पेगासस की बात की आपने, कितनी बार की, लड़ झगड़ के की, क्या हुआ? अभी बात कर रहे थे आप जाति की, क्या हुआ? नीतीश जी खुद छोड़कर चले आए और एनडीए में हैं। तो आप खुद बताइए। और अच्छा आप बताइए, अगर आपको लगता है ये सारे मुद्दे हैं तो आप क्यों न्याय यात्रा पे पद यात्रा कर रहे हैं? इन मुद्दों पर बनाइए, माहौल बनाइए, तथ्यों पर बात कीजिए, बताइए क्या है आर्थिक हमारी शक्ति, क्यों इतनी आगे बढ़ रही है, इसका भी जवाब दीजिए। नहीं, लेकिन शाहजेल में जवाब तो आपको भी देना चाहिए ना। शाहजेल में देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो था वो आपने लिख कर दिया, उन्होंने पढ़ा। एक मिनट रुकिए, सब लोग रुकिए। शाहजेल में, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हुड़दंगी सांसदों के पास पश्चाताप का मौका है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हुड़दंगी सांसदों के पास पश्चाताप का मौका है, अच्छा है, वो आखिरी मौका है कि अच्छे फुटप्रिंट छोड़कर जाएं, तो ये सारे हुड़दंगी सांसद विपक्ष में हैं। वो लोग जो एक धर्म विशेष के खिलाफ इतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं टेलीविजन पर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या उनके लिए नसीहत नहीं है? बिल्कुल। तो देखिए, आपने दो बातें कही। आज क्या हुआ? राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की बात है। ये दो बातें अलग अलग हैं। जब राष्ट्रपति जी बोलती हैं तो वो बात होती है पूरे देश के लिए क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो तथ्य के आधार पर बता रही थी। नहीं, मैं तो राष्ट्रपति का अभिभाषण पे ये सवाल ले नहीं रहा हूं, मैंने तो वो उस नसीहत पे सवाल लिया है। मैंने दोनों मुद्दे टीज किए हैं, मैं दोनों मुद्दों पे बात कर रहा हूं। बोलने दीजिए। जी दूसरे मुद्दे पर जो बयान दिया गया है उसके बारे में राजनाथ जी ने उसी वक्त उसका न सिर्फ खंडन किया बल्कि उसके लिए उन्होंने बाकायदा कहा आपकी पार्टी ने कार्रवाई क्या की मैडम? उस पर शो कॉज नोटिस दिया गया है, उस पर शो कॉज नोटिस है, वो मामला चल रहा है। किसी ने उस पार्टी में, हम सब लोगों ने खुलकर कहा, उसकी आलोचना की है। लेकिन जब सत्र चल रहा है और बार बार लोग पोस्टर्स लेके आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी तरह से सदन का कामकाज चले। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपने शो कॉज नोटिस दिया, आपने क्या उन सांसद साहब के शब्दों में कोई पश्चाताप देखा?
कोई पश्चाताप देखा आपने, जिस पश्चाताप का जिक्र आप कर रहे हैं? अब मैंने आपको बताया कि फौरन हमारे देश के रक्षा मंत्री ने किस तरह से उस बात का फौरन वही पार्लियामेंट में उसकी बात कही। बाकी हम सब जितने भी प्रवक्ता हैं आपने सुना, और अब उनके खिलाफ जो होगा वो कमेटी वो तय करेगी और उसको शो कॉज नोटिस दिया गया है, फौरन दिया गया। ठीक है, वारिस पठान, मुझे लगता है जो वारिस पठान, और उनका कोई सुनिए और तो कोई प्रमोशन उनका इनके नहीं यहाँ हुआ। कोई अगर फेवरिज्म आपको नहीं लगता है। अरे एक मिनट वारिस, अगर उनको अच्छा आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, फिर वारिस पठान के पास जाऊंगा, पूरी कर लीजिए। नहीं मैं तो देखिए, दो बातें यहाँ हो रही हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से बात हो रही है कि आप फिर से ना कीजिए, कम से कम चलने दीजिए। आप जितने भी सत्र हुए हैं अभी तक, सेशंस हुए हैं, आप देखिए क्या हुआ है। क्यों हम चाहे वॉश आउट हो, ये जरूरी है। बल्कि अभी भी अभय जी ने कहा, मेरे सामने कहा कि किस तरह से कानून बन रहे हैं हमारी अनुपस्थिति की वजह से। तो उपस्थित रहिए, वहां पे सवाल पूछिए। अगर अमित शाह जी भी बोल रहे हैं तो इज्जत ना कीजिए कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, बावजूद इसके कि वो होम मिनिस्टर हैं और मणिपुर का लेखा जोखा जो सवालात है उसका जवाब दे रहे हैं। तो अगर जिद, आपको जिद करनी है, हर बात पे जिद करनी है, जिद है कि हम छोड़ के जाएंगे ताकि दुनिया को आप दिखा सके, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। ये विक्टिम कार्ड जो आप खेल रहे हैं ना, और आप कोशिश कर रहे हैं कि विलेन की तरह दिखाएं हमारी सरकार को, इसमें आप कोशिश कर रहे हैं। शाजिया, ओके वारिस पठान, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जितनी बातें की वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी। राम मंदिर बना है, अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना हो, धारा 370 हटी है और इसी सरकार ने हटाई है। अभी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा तमाम सारी चीजें हैं जिनको उपलब्धियों के तौर पर दिखाया गया है, और मोदी सरकार के पास 5 साल या 10 साल का लेखा जोखा है, जिसको लेकर ऐसा लगता है कि वो इन्हीं चीजों को लेकर जा रहे हैं अब जनता के बीच। विपक्ष के पास क्या है? वो जो 400 सीट की गारंटी दे रहे हैं बीजेपी वाले, विपक्ष के पास इसकी काट क्या दिखती है आपको? 10 साल में मोदी जी ने कितनी गारंटियां दी है अग्रवाल साहब? 15 लाख रुपया तुम्हारे बैंक के अकाउंट में आ जाएगा, आया क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? उसके बदले तो बहुत सारे युवा बेरोजगार बन के घूम रहे। तो मोदी जी की गारंटी तो टोटल फ्लॉप हो रही है। उनका तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात कर रहे हैं, वो भी तो सरासर सिर्फ एक जुमला ही निकला ना। किसका विकास हो रहा है, किसका विश्वास हो रहा है? सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कमा रहे हैं। अडानी अंबानी बन गए, जो करोड़पति थे अबजोपति बन गए, लेकिन जो जमीनी स्तर का आदमी है वो तो बेचारा महंगाई दर के नीचे जाके चला गया, मर गया। उसके पास तो खाने के लिए बांधे। किसान हमारा आत्महत्या पे आत्महत्या कर रहा है, उसका क्या? कुछ नहीं। अरे लाखों करोड़ों रुपया आप लोन माफ कर दिया अबजोपतियों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के। सुनते नहीं है, 80 करोड़ लोगों को, किसान का 2 लाख करोड़ का लोन 80 करोड़ लोगों को अभी भी आपकी गारंटी नहीं, बीच में बोलने की अच्छी बात नहीं है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बनाया राम मंदिर, ये आप लोगों ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा था कि एक्ट, क्रिमिनल एक्ट था, जो मस्जिद को आपने धोखे से कॉन्स्पिरेसी के तहत जो तोड़ा था ना, जो शहीद किया था, वो भी क्रिमिनल एक्ट था। उसमें एक्यूज अरेस्ट हुए थे, एक्विट हुए। आप लोग तो अपील में भी नहीं गए शाजिया जी। आप तो सबका विकास की, सबके विश्वास की बात कर रहे हो ना। जयपुर के अंदर बीजेपी का एमएलए खड़े रह के बोलता है हिजाब को पहनने वालों को गालियां बक रहे, जय श्री राम के नारे लगवाने को बोल रहे। तो आप किसके विकास, किसके विश्वास की बात करो? जरा मोदी जी से मैं समझना चाहूंगा। मैं भी थोड़ा समझाऊं ना, किसके विकास की बात कर रहे हैं, किसका विश्वास हासिल करने की बात कर रहे हैं? अरे यहाँ पर बैठकर बोलना आसान है, जरा ग्राउंड पे उतरिए साजिया जी। एयर कंडीशन कमरे के बाहर निकलिए कभी, और नीचे जमीन में जाके लोगों से पूछिए कि मोदी ने आपको क्या दिया। एक ही चीज बोलेंगे, अगर आप राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुन लेते, सबका विकास खोलते ना, जबान को, अपने मुंह को अगर आप बंद करते, दिमाग को खोलते और कानों को खोलते, तो शायद आप समझ पाते। अगर सुनते आप, नहीं, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ना जुबान है, ना दिमाग है, ना अकल है। आपको कान आपके बंद है, दिमाग आपका बंद है, आपका दिमाग बंद है, आपका दिमाग पूरी तरह से बंद है, ताला लग गया है, इसीलिए बोले जा रहे हैं। सच्चाई क्यों नहीं बोलते? झूठ की बुनियाद पे कब तक बीजेपी की पक्ष लेते रहेंगे? सच्चाई सबके सामने, झूठ की बुनियाद पे कब तक भाजपा को बचाती रहेगी? जनता जनार्दन है। अरे एक ही चीज आपको आता है, करप्शन करो, वहाँ ईडी की रेट डलवाएंगे, बाद में आदमी आपके पास आ गया, दूध का दुलवा, वॉशिंग पाउडर, निरमा। आप तो बन गए वॉशिंग मशीन। जो भी आया बीजेपी में साफ हो जाता है दूध का दुलवा। मोदी जी 8 दिन पहले बोलते हैं करोड़ों का कपड़ा कर दिया। आपको इतना शौक है, आपको इतना शौक है इस नाटकीय अंदाज से बात करने का, तो आप क्यों नहीं काम करते? किसी नाटक मंडली में जाइए। आपकी पूरा टैलेंट, आपके अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे आकर।
आप अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं, आप अरे अपना आपने तो देश को नुकसान कर बर्बाद रहे कर हैं। दिया। आप जाइए कोई अच्छे पूरी थिएटर तरह से आपने वहां मेरे महान कीजिए भारत देश तो को आपको बर्बाद फायदा कर दिया होगा। 10 साल में। यहाँ पे सिर्फ तो नफरत बर्बाद फैलाई। कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने आप बर्बाद कर रहे हैं अपने टैलेंट को। ओके ये वेस्ट है। वन बाय वन एक मिनट, वारिस पठान अपनी बात पूरी कर ले, फिर शाजी आ रहा है। वारिस पठान 10 सेकंड, फिर मैं अजय उपाध्याय और सुनील साजन के पास जाऊंगा। वारिस पठान 10 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। वारिस पठान, आपने बोला सबका साथ सबका विकास कहां हो रहा है, मेरी बात सुन लीजिए। आपने बोला सबका साथ सबका विकास कहां हो रहा है। क्या मोदी सरकार की किसी योजना में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है? चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो घर देने की बात हो, क्या आप बता सकते हैं कि एक योजना है जहां पर किसी धर्म विशेष को फायदा पहुंचाया गया और किसी को ना पहुंचाया गया? और कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? देखिए अग्रवाल, मैं उस बात का भी जवाब दूंगा। नहीं, देखिए इसी बात का जवाब, मैं सर इसी बात का जवाब दीजिए। मोदी जी जो अभी जो हारने वाले, अच्छा सुनिए, मैं उसी बात का जवाब आ रहा हूं ना। आप मेरे को गले पे पकड़ के बोलेंगे तो जरा रुकिए अग्रवाल जी, उस बात पे मैं आ रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा पूरे देशवासियों को कि मोदी जी जो 2024 में हारने वाले हैं ना, उसके काफी हद तक जिम्मेदार है ना ये उनके प्रवक्ता लोग हैं जो आके यहाँ पे अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। मोदी जी को इनको भी रोकना चाहिए। ये नैया लेकर अरे तो आपके लिए तो अच्छा है, हार जाएंगे तो आप तो चाहते हैं ना मोदी जी 2024 में हार जाएं, बोलते जाएंगे, या आप चाहते हैं मोदी जी जीत जाएं? मोदी जी हारने वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि हारे। तो फिर आप उनको उनकी कमी क्यों बता रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए वारिस भाई, कौन सी ऐसी योजना है मोदी सरकार की जिसमें धर्म के नाम पर भेदभाव होता है? अगर सबका साथ सबका विकास नहीं है तो बताइए, कोई एक योजना बताइए। बीजेपी की प्रवक्ता बैठी, बता दीजिए। चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर चलिए औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरे साथ। एक भी मुसलमान को घर दिया है क्या? चलो मान जाऊंगा। चैलेंज करता हूं, चलो बताओ, नहीं तो माफी मांगो देश के सामने। अरे कितना झूठ बोलते हैं ऐसे तो इतनी आप, सारी कितना चीजें झूठ बोलते हैं। 80 करोड़, अरे भाई, मॉब लिंचिंग, इसके सिवा क्या दिया आपने? क्या आपने? अरे साजिया बहन, ऐसे बात हो सकती है? मुझसे ना पूछिए। अब नहीं, मैं एंकर से कहूंगी आप किस तरह के लोगों को लाकर बुलवा रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डिबेट हो रहा है, सच बोलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैंने तो शादी आपसे नहीं कहा कि आप बोलिए, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। मुझे कोई शौक नहीं। आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जब मैं पूछूं तब बोलिए। आप लोग अपने टर्न पर नहीं बोल रहे हैं, सब बीच में बोल दे रहे हैं। मैंने वारिस पठान को बोलने का मौका दिया था, अब अजय उपाध्याय आपका टर्न है। अजय उपाध्याय, सबका साथ सबका विकास नहीं है मोदी सरकार की। एक मिनट रुकिए वारिस भाई। अजय उपाध्याय, सबका साथ सबका विकास नहीं है। क्या इस देश में धर्म के नाम पर यह सरकार योजनाओं में भी भेदभाव करती है? ये भी आप भी यही कह रहे हैं? देखिए गौरव भाई, पहले तो ये डिबेट बड़ा अच्छा चल रहा था, जिस मुद्दे पर वो मुद्दे से भटका दिया आपने भी और हमारे वारिस भाई ने भी। और यही चाहती है मैंने क्या भटका दिया? सरकार और मीडिया, मैंने क्या भटका दिया? भटका दिया जाए, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा ना हो। तो मुद्दे आज जो हैं आपके मुद्दे क्या हैं? पार्लियामेंट में बहस होती है या नहीं होती है? अभिभाषण के क्या मुद्दे हैं? ठीक है, आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का भी मैं जवाब दूंगा। ये हमारी ड्यूटी है, भाजपा की और सरकार की ड्यूटी आजकल नहीं रही, और मीडिया पूछ भी नहीं पाती उनसे बेचारे से। आज भी भाषण सिर्फ रहा है प्रधानमंत्री जी का, मीडिया के तरफ एक तरफा। किसी ने एक प्रश्न उनसे नहीं पूछा कि इन 10 सालों में जो इस देश में गरीबी बढ़ी, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह इनके मित्रों की संपत्ति रात दूनी चौगुनी बढ़ती गई। मीडिया को आप लोग पानी पी कर कोसते हैं ना अजय जी, वही मीडिया आपको बुलाता है, अपना प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप अपनी बात रख सकें। सुनिए ना, अरे कोई उपकार नहीं करता है ना, ये कोई उपकार नहीं करता है। आप उपकार नहीं करता है, नहीं चलेगी भाई। उपकार हम करने का आसान आप पे जता भी नहीं रहे, लेकिन आप बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आपको बुलाकर अगर हम यहाँ पर बात रखने की बात कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबकी आवाज सामने आए। नहीं, अच्छी बात है, ये बार बार हाँ ये आवाज रहे, लेकिन मुद्दों पर बात हो तब ना। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम पर बात शुरू हो गई, फिर यही हम नहीं चाहते हैं। आप देखें, वारिस भाई को बुला लिया, साजिया जी क्या कर रही हैं और वारिस जी क्या कर रहे हैं। तो वारिस पठान को क्या आप गिनते नहीं है? वारिस पठान को क्या, वारिस पठान की पार्टी को क्या आप गिनते नहीं है? सबको पता है, सबको पता है इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति के एक ध्रुव वो है, दूसरा ध्रुव भाजपा है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते करते लोग थक गए हैं। अब इस देश में गरीब और मजदूर की आवाज होनी चाहिए, किसान की आवाज होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, बच्चों पर दुष्कर्म बढ़ रहा है इस पर बात होनी चाहिए,
इस पर डिबेट और डिस्कशन हो। पार्लियामेंट में यदि हुड़दंग हो रहा है तो कौन कर रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये बहस का मुद्दा है। इन मुद्दों पर बात होगी और हमारे साथी प्रवक्ता भी बात करे तो अच्छा लगेगा, लेकिन करता नहीं बहुत है। अच्छी बात है। फिर कांग्रेस पार्टी को वर्कशॉप करनी चाहिए सारी पार्टियों के प्रवक्ताओं के लिए। अजय जी एक मिनट, अजय एक मिनट, वारिस भाई, कांग्रेस पार्टी को सारी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए एक वर्कशॉप करनी चाहिए और सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई आपको टीवी पर जाकर किन मुद्दों की बात करनी, क्योंकि अब आप बता रहे ना कि किन मुद्दों पर बोलना चाहिए, किन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। देखिए आपको मौका दिया, आप बोलिए। उनको हम कैसे कह सकते हैं कि आप इस पर बोलिए, इस पर मत बोलिए। गौरव भाई, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर आप बुलाए होते तो कांग्रेस पार्टी न आती थी, न आएगी, न आगे भी। लेकिन आपने मुद्दा आज रखा है, पार्लियामेंट के बहस की बात है, इसलिए हम आए हैं। हम बारिश भाई के इस हिंदू मुस्लिम और साजिया जी के इस हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं आपके चैनल पर आते हैं। तो आप अपनी बात रखिए ना, आपको कौन कह रहा है? मैंने आपसे हिंदू मुस्लिम का कौन सा सवाल पूछ लिया? इसलिए मैं कहता हूं कि नहीं, हम नहीं, लेकिन मुद्दे जो है मुद्दों पर, अब आप मुद्दों पर बोलिए। आप भी तो दाएं बाएं बोल रहे हैं, आप बोलिए ना मुद्दे पर। समय कम है, 20 सेकंड है, बताइए क्या मुद्दा है आपका? हम तो मुद्दे पर बोल रहे हैं। इस देश में जो हुड़दंग पार्लियामेंट के अंदर हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस देश के संसद को तार किया गया, वहां पे लोग जाकर के हंगामा किए, नए संसद में भी सुरक्षा चूक हुई, सरकार जो है मुख्य दर्शक बनी रही, बहस तक नहीं कर। ये मुद्दा आप पहले लेते तो मैं इस पर बीजेपी का रिएक्शन लेता, लेकिन आप तो मुझे बताने लग गए कि किस पर डिबेट होनी चाहिए, किस पर नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है। प्रवक्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि मुद्दे पर बोलेंगे तो समय में मुद्दे पर बात करने के लिए हम डिबेट में समय बचेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी में यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। थैंक यू।